वेलकम स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का जो चैप्टर 3 है, ठीक है, द दिल्ली सल्तनत। हम उसके बारे में आज यहाँ पे समझने जा रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि आज के बाद कभी भी आपको कोई ना इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। हम इसको आज क्या बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, आपके पूरा प्रॉपर जो है आपका जो बुक्स है उसमें से जो इम्पोर्टेंट, जो आपको रिमेंबर, जो आपको याद रखने के लिए जो जरूरी जो फैक्ट्स है और जो डेट, जो नाम है, वो मैं पूरा आपको यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हो। मैं पूरा मैंने आपको कवर किया, ठीक है। मैंने पूरे हर एक जो स्पेस का मैंने यूज किया, पूरे इतने बड़े ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपके लिए सारे नोट्स, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको क्या सारे टॉपिक्स यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। तो इसी को क्या, इसी के मेथड से ही हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेस थी, इसमें इनको ही दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, अच्छा दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, तो इन सब के बारे में कौन कौन से राजा आए, वो कब आए, फिर वो जो साम्राज्य इतना ज़्यादा क्यों नहीं चला, ठीक है। हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, तो आप सब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप सब अपने पास बुक जरूर रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ना देखो इम्पोर्टेंस, डेट और टाइम तो मैंने इस तरीके से बता दिया है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या उसमें कि आपके जो कुछ बातें हैं, जो इसमें थॉट्स हैं, ठीक है, वो जो आपके उसमें बुक में लिखे हैं, ठीक है। मैं आपको स्टोरी की तरह उसको आगे समझाने जाऊँगा, ठीक है। आए समझ में? आप सबसे मैंने ये बोला है कि बच्चों, सारे बच्चे आप सब बुक जरूर रखना अपने पास, ठीक है, ताकि जो मैं आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं जो इस पे नहीं लिखे वो पर मैं आपको बताऊंगा, क्या जो इस पे पॉइंट्स कुछ नहीं लिखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुक्स आपको रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। चैप्टर के नाम से ही समझ लेते हैं, द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली से मतलब आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तो दिल्ली में ही क्या हुआ, दिल्ली में कुछ वंश जो आए, कुछ वंश आए, उन्होंने अपना आप साम्राज्य वहाँ स्थापित किया तथा वहाँ से अपना साम्राज्य जो है चलाते गए, ठीक है। और बाद में आया कभी दिल्ली से कभी कभी हमने देखा देवनागरी, अलग अलग जगहों से जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, ठीक है। तो इसमें अब इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, पहले इसको समझ लेता हूँ। इसको पॉइंट सब अच्छे से पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत क्या है, इसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोला गया है, इसकी शुरुआत किसने करी, ठीक है। तो इसमें शुरुआत करने के बाद कौन कौन से राजवंश आए, कौन कौन से राजा आए, ठीक है, सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद जो है हम जो एक मुगल जो देखते हैं, मुगल साम्राज्य जो है उसकी स्थापना होती है, ठीक है, अंत में ये जब खत्म होने के बाद, ठीक है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो हमने क्या बोला कि शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें हम इसमें करेंगे और बुक से अलग हटके भी हम क्या कुछ और भी टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुक से अलग हटके भी, ठीक है, जो आपकी बुक्स में जो पॉइंट्स कुछ नहीं दिए गए मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो बुक रखना है आपको, साथ में कॉपी पेन भी रखना है, ठीक। अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखे लेकिन मैंने आपको बताया तो आपको जल्दी से उसे नोट कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे जो है इतिहासकार, जो हमारे इतिहास के बारे में, जो हमारे पास्ट हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं। आज समझे इतिहास का। तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, इतिहासकारों के, मैं आपको इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। इतिहासकारों मतलब हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो 5 वंश, कितने 5 जो राजवंश आए थे, 1 2 3 4 5, ये कितने टोटल 5 राजवंशों के, ठीक है, 5 एम्पायर, जो डायनेस्टी है, जो वंश है, उनके शासन को ही क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत कहते हैं। आज समझो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली में सल्तनत स्थापित किया जाता है, फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या एक वंश आता है, फिर वो खत्म होता है किसी रीजन की वजह से, उसका पतन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर एक नया शासक आता है, फिर उसके बाद एक नया शासक आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है, ठीक है। और ये कहाँ चल रहा है? दिल्ली, फिर कभी देवनागरी, कभी कोई और जगह, फिर वापस दिल्ली में आ जाना, तो ये प्रोसेस जो है सीधा सीधा चल रहा था। तो आया सबको अच्छे से समझ में यहाँ पे कि इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, दिल्ली सल्तनत में मेन टॉपिक तो हमें इस 5 वंश के बारे में पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खलजी डायनेस्टी, डी मतलब क्या होता है, हमने शॉर्ट फॉर्म डाला स्पेस की वजह से, डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। डायनेस्टी मतलब क्या होता है? वंश होता है,
अब इसकी शुरुआत कैसे हुई आपको पहले तो देखो क्या है, देखो 1 2 3 4 ये जो चारों जो आपने वंश देखे ये तुर्की के थे, क्या थे, तुर्की वंश कहलाए, ठीक है, तुर्की से आए थे, तुर्की से इन्होंने अपना जो यहाँ से तुर्की से आए फिर धीरे धीरे इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है, तो टर्की थे और एक जो थे तुर्की थे और ये लास्ट जो लोधी वंश है अफगानी है। कौन से धर्म से, अफगानी है, ठीक है, अफगान है तो मुस्लिम धर्म ही लेकिन एक अफगान है, ठीक है, उसके अंदर भी हम देखते हैं, ठीक है, कई सारी प्रोसेस देखते हैं। तो हमने देखा ये चीजें, तो 2-3 जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे। सबसे मेन रीजन जो सबसे मेन टॉपिक जो आपकी बुक्स में दिया गया है उसके पीछे का ये रीजन यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो तुर्की में, ठीक है, कहाँ तुर्की जो वंश है उसकी स्थापना होने वाली थी, उस मैंने ऊपर जो मेन है जो है आपसे चैप्टर से अलग हटके, ये नीचे सारे आपके चैप्टर से, ये आपके ऊपर जो चैप्टर से अलग हटके कुछ पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। देखो क्या जो है अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन तो एक जो तुर्की के एक थे वो क्या थे, स्लेव कमांडर, दास वंश के कमांडर थे, क्या थे, जो नए नए दास आते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मैं एक राजा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया कुछ गुलामों को खरीदा है, ठीक है, गुलामों को खरीदा, उसको ट्रेन करना है, फिर उसको सेना में भर्ती करना है, सेना में भर्ती करना है, उसको अगर उसमें अच्छी योग्यता है तो उसको हम क्या प्रमोट करते रहते थे, ठीक है। तो अल्पतगीन कौन थे, एक जो है सामान्य जो है सामान्य एम्पायर होता था जहाँ पे तुर्की में होता था, ठीक है, और वहाँ पे ये गजनी जो प्रांत है, ठीक है, गजनी प्रांत है, ये क्या होता है इसी के अंदर पास ही क्या गजनी भी है, तो आगे हम गजनी का भी नाम सुनेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या थे, स्लेव कमांडर थे, इन्होंने क्या अपना साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित किया, ठीक है, और अपने साम्राज्य स्थापित करने के बाद क्या जो है सबक जो था देखो सबुकतीगीन, ठीक है, नाम याद रखना, थोड़ा सा नाम आपको थोड़े ऐसे डिफिकल्ट मिलेंगे, क्या सबुकतीगीन जो थे वो आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने क्या गजनी साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा गजनी साम्राज्य, अभी हम तो बोल रहे हैं सर आपने 5 वंश के बारे में पढ़ना है, फिर हमें एक और वंश के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो सुनो ध्यान से, आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखो मैं जैसे अगर मेरे को शासन करना है, मैं अपना एक नया साम्राज्य स्थापित करूंगा तो उसके लिए क्या है, मुझे कोई ट्रेन तो करेगा ना, मेरे पीछे किसी का हाथ तो होगा ना, मैं कहीं और से तो आया होगा, मैं कहीं और से आया फिर मैं यहाँ पे आकर अपना साम्राज्य स्थापित करता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं कहीं और से आया, तो इसीलिए हमें इसके पहले हिस्ट्री को जानना जरूरी है। मुझे पता है आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन मैं आपको बहुत ईजी से ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अल्पतगीन आया, वो कहते हैं सामरिक साम्राज्य, ई फॉर मतलब क्या एम्पायर, ई फॉर एम्पायर था, उसका ये क्या माना जाता है, उसका ये क्या था, तो हम देखते हैं कि ये उसका स्लेव कमांडर था, उसके अंडर उसने बहुत अच्छे से साम्राज्य किया और इसने क्या किया, फिर उसके बाद जो उसका एक और ये देखो सबुकतीगीन, ये कौन था, ये गुलाम था। अल्पतगीन मैंने आपको पहले वाला स्लेव, इनमें एक प्रथा होती थी, ठीक है, एक प्रथा होती थी कि गुलामों को खरीदने की, हर राजा में पुराने टाइम में देखते थे गुलामों को खरीदा जाता था। तो हम क्या देखते हैं कि गुलामों को खरीदने की इनमें क्या प्रथा होती थी, इन्होंने कई गुलामों को खरीदते थे, उनको अपने बच्चे की तरह उनको बड़ा करते थे और उनको क्या एक योग्य बनाते थे, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए उन्हें योग्य बनाया जाता था, ठीक है। तो हम उसी में देखते हैं क्या सबुकतीगीन जो होते थे वो इनका जो अल्पतगीन का एक स्लेव गुलाम था, ठीक है, और उसी गुलाम से क्या उसने क्या आया धीरे धीरे उसने बहुत अच्छे से अपना साम्राज्य स्थापित किया और उसने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, गजनी डायनेस्टी की। गजनी एक प्रांत है जो अफगानिस्तान के पास या अफगानिस्तान के इधर ही जो पहले अफगानिस्तान में पड़ता था, ठीक है, तो क्या गजनी। फिर उसके बाद क्या मसूद प्रथम, ठीक है, जो मतलब उसके बाद क्या गजनी है, गजनी के बाद धीरे धीरे जो गजनी का जो सबुकतीगीन है, अब इसका गुलाम था मोहम्मद ऑफ गजनी, कौन, महमूद ऑफ गजनी, महमूद बोलते थे उसे, महमूद, ठीक है, महमूद बोलते थे, ठीक है। तो महमूद के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। महमूद का उसका बेटा मसूद, फिर मसूद के को हराकर एक नया साम्राज्य स्थापित होता था, घोड़ी साम्राज्य, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है, महमूद आया, महमूद में क्या हुआ, इसके बहुत शक्तिशाली राजा कह सकता हूँ, इतना शक्तिशाली राजा था कि पूछो मत। इन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया लेकिन धीरे धीरे में मौत इसने क्या किया था, इसने सीधा पहले इसने भारत की तरफ इसके नजर आई। हमने ऊपर के फ्लोर पर इन दोनों ने क्या भारत की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया था, भारत के ऊपर उसने क्या किया था, ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सबुकतीगीन जो था इसके बाद जो था महमूद ऑफ गजनी आया, गजनी महमूद आया, उसने क्या किया, भारत का जो नॉर्थन पार्ट है, पंजाब और राजस्थान, ऊपर से आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, जो आप ये नॉर्थन इलाका देखते हो, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे इनकी नजर गई इसकी और इन्होंने क्या किया, भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट इन्वेडर,
था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, तुर्की इन्वेडर कौन था? तो वो कौन था? क्या? महमूद ऑफ गजनी। महमूद जो था उसी ने कम से कम पता है आपसे कितने, कम से कम नहीं तो इसने क्या 17 बार, कितने बार? 17 बार इसने क्या भारत का आक्रमण किया। और इसका लास्ट आक्रमण था सोमनाथ मंदिर जो हम देखते हैं ना, उसको लूटने में इसने लास्ट अंतिम बार किया था। ठीक है, अंतिम बार आया, उसने उसको लूटा और लूट के चला गया। आज भी देखोगे तो उस टाइम जो था बहुत ही गलत तरीके से, मतलब बहुत ही क्या विध्वंसक तौर से हम देखते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था इसने, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोचो 17 टाइम इनफ होता है। ठीक है, 17 टाइम इसका मेन ही उद्देश्य था, बस एक ही उद्देश्य था कि धन प्राप्ति करना। जो हमें क्या है, उनको क्या है, ये पैसे लेने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए ये क्या करता था, दूसरे देशों पे क्या है, कब्जा करता था। और कब्जा करने के बाद भी क्या करता था, ये कब्जा करने के बाद ही उस वहाँ से जो चीज़ें आती थी, ठीक है, उससे पहले अपना आपको पैसा बढ़ाता था, पैसा बढ़ा के जो सैनिक है वो बढ़ाता है, सैनिक बढ़ाने का अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो यही इसकी जो धीरे धीरे नीति चली थी। ठीक है, जब महमूद और गजनी आया तो इसके बाद जो इसकी मृत्यु के बाद जो मसूद, उसका जब बेटा था मसूद आया, मसूद ने भी क्या किया, वो आया धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित किया। तो इसके बारे में ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, बस इसने क्या 1030 से 1040 तक इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, मसूद ने आया समझ में इतना। बस ये इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी एक ऐसा पहला शासक था जिसने यहाँ पे आक्रमण किया, और यहीं से क्या इस्लाम जो है धर्म का यहाँ पे शुरुआत हुई, एक तरीके से नींव पड़ी। ठीक है, लोगों ने क्या है, हमारे भारत में एक इस्लाम धर्म का जो शासन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ का रास्ता इसने खोला। मसूद आया, इसे इतना शक्तिशाली नहीं था, इसको हरा दिया किसने, मोहम्मद गोरी ने। किसने हरा दिया इसको, मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने इसको हराया, और हराने के बाद क्या हुआ, अपना जो साम्राज्य है गोरी वंश है वो स्थापित किया। ठीक है, और यहीं से किसकी शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की होती है। मतलब जैसे यहाँ से, जैसे इसकी यहाँ से मेन पॉइंट लिंक है। जैसे ही मोहम्मद गोरी आया, इसने साम्राज्य स्थापित किया, मतलब क्या धीरे धीरे भारत पर आक्रमण किया और भारत के क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता चला गया। लेकिन फिर क्या है, इसने क्या एक तो बार आया, पहले आया तो इसलिए जीता। दूसरे बार में देखते हैं पंजाब के जो था महाराज जो राजा थे, उनके द्वारा क्या हुआ कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा, हार का। ये तो इन्होंने देखा कि पंजाब को जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन्होंने पंजाब को जीता धीरे धीरे। ठीक है, पंजाब को जीता धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ता गया। ठीक है, और इन्हीं का गुलाम, मोहम्मद गोरी का ही गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने क्या बोला था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहीं से हुई। ठीक है, फिर से शुरू से सुनते हैं, देखो फिर से शुरू से। ठीक है, मुझे पता है कहीं कन्फ्यूजन हो रही है, थोड़ा बोलता हूँ। देखो अल्पतकीन आया, सबसे पहले इसने तुर्की साम्राज्य का शासक था। इसने क्या किया, धीरे धीरे स्लेव कमांडर गिराई। ठीक है, इसने आया, इसका जो गुलाम जो था फाउंडर ऑफ, इसने क्या किया, गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। इसी के बाद नीचे आया कौन, महमूद ऑफ गजनी। कौन आया, महमूद ऑफ गजनी आया। महमूद ऑफ गजनी के बाद में हमने देखा कि यही पहला शासक था जिसने भारत की तरफ देखा और यहाँ पे आक्रमण करने की इन्होंने कोशिश की। और कई बार मैंने कहा 17 बार इसने भारत की जगहों पे कोशिश की, आक्रमण किया, और उसमें से लास्ट इसका आक्रमण कहा था, सोमनाथ के मंदिर पे था, जिसको इसने पूरी तरीके से लूट लिया। मैंने आपको बताया इसका जो एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य ये था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति करना और अपना साम्राज्य जो विस्तार करना, बड़े बड़े सैनिक बनाना। तो ये सारा इसका मेन उद्देश्य था। और जैसे इसने भारत पर आक्रमण किया तो हम क्या देखते हैं कि यहीं से जो है इस्लाम धर्म जो भारत में शुरू हुआ, और यहाँ से इस्लाम जितने भी जो राजा हैं उन सबका जो है मार्ग एक तरीके से खुल गया यहाँ पर। फिर उन्होंने देखा उसका बेटा था मसूद, ये प्रथम जो था, इसने भी धीरे धीरे ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना महमूद ने किया था। ठीक है, तो इसको इसके बाद ये इसकी हुई, फिर इसको हरा, इसके बाद भी जो है महमूद जो है इसने इसका जो अंतिम राजा था उसको हरा के इसने किसकी स्थापना करी, इसने गोरी वंश की स्थापना की। अभी भी देखो, अभी भी दिल्ली सल्तनत नहीं आया, अभी भी क्या नहीं आया, दिल्ली सल्तनत नहीं आया। ये सिर्फ बैकग्राउंड है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो देखो मेरे को इसीलिए मैंने बताना, पहले मेरे को ये बताना पड़ा, तो आपको फिर क्या पता चला कि अच्छा महमूद गोरी जो मोहम्मद गोरी था। ठीक है, मैंने आपको बताया इसने जो है गजनी साम्राज्य को हरा के गोरी साम्राज्य की स्थापना करी। अब मैंने आपने ये क्यों पढ़ा, तो मैंने बताया ना, इसीलिए क्या होता है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम थोड़ा देख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी वजह से गुलाम था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्लेव। स्लेव मतलब होता है दास, दास को गुलाम भी बोला जाता है। ठीक है, दास, तो इसी वजह से इसको स्लेव डायनेस्टिक गुलाम वंश कहा जाता है, दास वंश कहा जाता है। आया ना समझे, क्यों, क्योंकि ये खुद ही एक गुलाम था, ये खुद ही क्या था, एक गुलाम था। और इसके बाद इसका जो था गुलाम, फिर हम
देखते हैं आगे इल्तुतमिश था, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से गुलाम वंश आगे बढ़ता गया। आए समझ में? तो ये था स्लेव डायनेस्टी में हमने क्या पढ़ा, मोहम्मद जो गोरी था, मोहम्मद गोरी वो भारत आया, भारत को उसने शासन करने की कोशिश की। हमने इनके बीच में हमने नाम सुना है पृथ्वीराज चौहान, इतना बड़ा नाम सुनते कि नहीं सुनते? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जो मोहम्मद गोरी की बहुत फेमस 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। कौन सी? एक दोनों पहले, एक पहली तराइन का युद्ध, एक दूसरा तराइन का। पहला कब हुआ था? तो 1191 में, 1191 में, ठीक है। आगे नाम इतना, तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी की जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है। किसमें हुआ था? 91 में। और उसी के एक साल बाद उसमें जो पहली जो तराइन की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी के साथ, उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो है वो हार गया। किससे हार गया? पृथ्वीराज चौहान से हार गया। फिर उसके बाद क्या, पृथ्वीराज चौहान की एक ही गलती थी कि उन्होंने क्या, मोहम्मद गोरी जो है वंश है इसको पूरी तरीके से बाहर करने की कोशिश नहीं की। पंजाब में कुछ इलाकों पे ये थे, वहाँ से इन्होंने ये नहीं किया कि उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया, नहीं करने के लिए क्या हुआ, फिर एक साल बाद ये अपनी खूब बड़ी बहुत चौड़ी सेना लेकर आया और उधर से भी पृथ्वीराज चौहान की बहुत ज़्यादा मदद की गई राजाओं के द्वारा। फिर भी क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी से सेकेंड युद्ध जो था, सेकेंड वॉर ऑफ इसका पानीपत का, वो हम क्या है, पानीपत नहीं, इसके क्या है, तराइन का, ठीक है। पानीपत हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तराइन का जो युद्ध था, तराइन के युद्ध में, सेकेंड तराइन के युद्ध में जो है ये हार, वो किसको हरा दिया इसने? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आई समझ में? इसके बाद एक और बार लास्ट वाला रिपीट करो, ठीक है। फिर हम अपने इसके टॉपिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, अल्पतकीन आया, अल्पतकीन के बाद जो उसका सुल्तान आया, उसने क्या गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। उसी में शक्तिशाली राजा था मोहम्मद गजनी, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। लास्ट आक्रमण किसमें था? सोमनाथ मंदिर में। इसका एक ही उद्देश्य था, धन की प्राप्ति करके और अपना सैनिक बचाने के लिए। उसके बाद मसूद प्रथम आया, मसूद प्रथम शक्तिशाली नहीं रहा, उसके बाद जो छोटे मोटे राजा थे उनको मोहम्मद गोरी ने हराकर गोरी वंश की स्थापना करी, ठीक है। इसकी स्थापना करी, गोरी वंश की स्थापना करी। इसने 2 फेमस लड़ाई लड़ी तराइन की, ठीक है। एक क्या 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया था। वहीं दूसरी लड़ाई हुई थी सेकंड, जो 1192 में, जिसमें क्या मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गया और किसके? पृथ्वीराज चौहान की हार गई। तो फिर धीरे धीरे इसने भारत में साम्राज्य स्थापित किया। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी गुलाम था, इसको ही बचपन से ही इसको क्या खरीद बेच किया गया था इसके साथ। तो लास्ट में क्या मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया, और मोहम्मद गोरी ने जैसे इसको खरीदा, इसने अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया। हमने देखा था मोहम्मद गोरी की जो पृथ्वीराज चौहान से जो 2 लड़ाई थी, उसमें भी इसने भाग लिया था, और भाग लेने के इसने अपनी पूरी योग्यता इसको दिखाई थी, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, जब हमने देखा मोहम्मद गोरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मोहम्मद गोरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कौन आता है? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है? तो 15 मार्च में होती है, 15 मार्च जो है, और 1206 में, 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब क्या हुआ, मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था, मोहम्मद गोरी का क्या कोई बेटा नहीं था। इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए बुलाया था, क्योंकि इसने क्या बहुत अच्छे से सैनिक को संभाला था और इसका बहुत ज़्यादा अभियान भी इसके साथ था। लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर भी सवाल उठे, लेकिन इसने सारे सवालों को, सारे लोगों को खत्म किया और उनकी जो विद्रोह को दबा दिया, और दबाने पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया दिल्ली में। आए समझ में? इतने मतलब इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। स्थापित करने के बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक ये रहा, और इसने किसकी हमने देखा, तो इसने अपना शासन जो व्यवस्था बहुत अच्छे से धीरे धीरे चलाना शुरू किया, ठीक है। हम देखो बुक में भी आ जाओ, बुक में से भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। बुक में से भी देखो, हमने यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, स्लेव डायनेस्टी में मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, डेथ होने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन संभाला गया, ठीक है। इसने भी देखो शासन इतने तक संभाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी शुरुआत की थी, हम देखते कुतुब मीनार जो हम यहाँ पे नाम सुनते, उसका जो है कार्य जो है प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का क्या कार्य इसने प्रारंभ किया। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश राजा बनता है। कौन बनता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है राजा बनता है, ठीक है। ये भी स्लेव डायनेस्टी की बढ़ रहे हैं। फिर हम उसके बाद जो है खलजी डायनेस्टी की बढ़ेंगे, फिर तुगलक डायनेस्टी आता है, फिर सैयद डायनेस्टी आता है, फिर लोधी डायनेस्टी आता है। फिर इसके बाद लोधी डायनेस्टी का जो है एक मुगल साम्राज्य आता है। क्या आता है? एक जो मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर होती है, ठीक है। आया समझ में आपको यहाँ पे? तो हम ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे टॉपिक्स, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये बहुत ही योग्य शासक था। इसको शासन व्यवस्था चलाने का जो अनुभव है, राजनीति है, किस तरीके से संभाला जाता है, ये सब इसको अच्छा था। इसी के टाइम पे
पे जो हम देखते हैं जो चंगेज खान है, ठीक है, वो भी क्या है अपने जो चंगेज खान है जो मंगोल में शासन कर रहा था, व्यवस्था कर रहा था, वो भी भारत पे आक्रमण करना चाहता था, लेकिन और उसका जो मंगोल चंगेज खान का जो जयालुद्दीन जो था, बर्नी जैसे करके नाम था उनका, तो उन्होंने क्या किया था, भारत में शरण लेना चाहते थे इल्तुतमिश के साथ, लेकिन इल्तुतमिश ने उनको मना कर दिया, और वो भी इस तरीके से मना किया ताकि जो है वो भी नाराज ना हो जाए। तो सोचो ये बहुत ही हो गई, इसने एकता व्यवस्था चलाई, ठीक है, कई सारी व्यवस्था। एकता व्यवस्था में क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे जो प्रांत में था, मुझे अपना साम्राज्य बहुत बड़ा है, मेरा साम्राज्य क्या बहुत बड़ा है, अब इतने छोटे छोटी जगहों पे क्या, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, सोना नहीं, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको बस थोड़ा अगर पढ़ने की इच्छा जगाओ, क्या पढ़ने की इच्छा जगाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है, हम देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन जो भारत है, मिडिवल हिस्ट्री, वो इसकी शुरुआत में ये मेन टॉपिक्स है, आपको ये टॉपिक याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत होता है, आज पढ़ रहे हो, अगली क्लास में पढ़ोगे, फिर उससे अगली क्लास में भी पढ़ोगे आप, ठीक है, 10th-12th में भी पढ़ोगे आप। तो ये क्या कहता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद आए इसने शासन व्यवस्था, देखो आपकी बुक में भी लिखा है, देखो हिज अजोता आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड, इसने अपनी आर्मी बहुत अच्छे से बनाई इसने, ठीक है, इसने कई सारे एकता व्यवस्था लॉन्च करी। एकता व्यवस्था में क्या, जो मेरा अगर बड़ा बड़ा साम्राज्य है तो उसको कैसे चलाऊंगा, तो मैंने क्या किया, कुछ एकतास बना दी, कुछ एरियाज बना दिए, और उस एरियाज पे क्या अपने ही जो रिश्तेदार या कई लोगों को मैंने वो एरिया संभालने को दे दिया कि भाई आप इतना साम्राज्य संभालिए, और उससे हमें क्या कर और टैक्स दीजिए, और समय मुसीबत के आने टाइम आप मेरी सैनिक सहायता करें, ठीक है, ये एकतास व्यवस्था इसने लॉन्च करी थी, इल्तुतमिश ने ही लॉन्च की थी, ठीक है, आए समझ में। फिर हम देखते हैं क्या, इसी ने क्या होता है, सिल्वर और कॉपर के जो कॉइन्स हैं वो इसने यहाँ पे लॉन्च किए थे, सिल्वर और कॉपर के, जैसे सिल्वर के कॉइन को क्या बोला जाता था, टंकर्स, और जीतल्स किसे कहा जाता था, कॉपर के कॉइन को कहा जाता था, आया समझ में। और इसी ने क्या किया था, इल्तुतमिश ने, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार का जो काम अधूरा रह गया था, तो इल्तुतमिश ने ही उस काम को क्या पूरा किया था, तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, आया समझ में, इतना टॉपिक आया समझ में अच्छे से। मैं देखो बच्चों यही कहता हूँ कि इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, और अच्छे से समझ गए तो उसी के बाद ही आप ये टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझना और जितना मैंने लिखवाया उसको नोट करके रखना है, ठीक है, आया समझ में ना आपके चैप्टर से। उसके बाद देखो रजिया सुल्तान, अब एक बात आप नोटिस करना कि रजिया सुल्तान क्या था, रजिया सुल्तान का जो शासन है वो किस तरीके से चलाया गया था, ठीक है। अब देखो 1236 में देखो क्या है, 1211 इनका टाइम पीरियड, देखो समय भी दिया मैंने कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कब तक शासन किया है, 1206 से 1210 में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शासन कब किया है, तो 1211 से लेकर 1236 में। फिर उसके बाद क्या 1236 में इनके बीच में एक और शासक था, देखा कि देखो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने देखा कि जो मेरे जो जितने भी तीनों बेटे हैं वो किसी कार्य उस लायक नहीं है, उस कार्य के लिए नहीं है कि जिस कार्य से क्या है एक राजपाट संभाल सके, तो इसीलिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि मेरा कोई भी बेटा इस योग्य नहीं कि शासन संभाल सके, इसीलिए इन्होंने क्या रजिया सुल्तान उसको अपना एक जो उत्तराधिकारी घोषित किया, उसने क्या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन इसको नहीं माना गया, और उसके बाद गद्दी पे किसको बिठा दिया, इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका ठीक है सबसे बड़ा जो बेटा है उसको गद्दी पर बिठा दिया, आया समझ में, ठीक है, उसका नाम था क्या, रुकनुद्दीन फिरोज, क्या रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, उसका ही इसका बेटे का नाम, ठीक है, जो गद्दी बेटा। आप एक चीज देखना, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन इल्तुतमिश में 1 साल का गैप है, तो सोचो 1 साल तक किसने शासन किया, तो इनके बीच में भी एक राजा था, ठीक है, जिसका नाम था आराम सा, लेकिन उसने शासन अच्छे से संभाल नहीं पाया, इसी वजह से क्या 1 साल बाद इल्तुतमिश ने अपना शासन है अपने अंडर में ले लिया था, आया समझ में। तो बीच में भी कुछ राजा थे जिनके बारे में उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन था, इन दोनों के बीच में 1 साल तक मतलब 1210 से 1211 के बीच में कौन था, आराम सा, कौन था, आराम सा, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बीच में कौन था, तो रुकनुद्दीन, ठीक है, फिरोज साहब, ठीक है, उसका पूरा नाम है, उसको था, इसका वो कौन था, इसका बड़ा बेटा था, इसलिए शासन व्यवस्था करें। फिर उसके बाद जब इसकी जो वो बहुत ही विलासिता में जो डूबा रहता था, उसने अपनी माँ को बोल दिया था कि आप शासन बाहर चलाओ, लेकिन वो शासन बहुत क्रूर राजा था, उसने अच्छे से शासन नहीं चला पाया, इसीलिए बाद में रजिया सुल्तान ने शासन अपने हाथ में संभाल लिया। तो रजिया सुल्तान एक पहली महिला थी जो एक इतनी बड़े साम्राज्य की जो इस्लाम धर्म में शासन किया था, ये बहुत ही ब्रेव थी, इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को और
अच्छे से चले, बहुत अच्छे ढंग से चले, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, पर्दा प्रथा को मना कर दिया था। इन्होंने पर्दा प्रथा मना किया। घुड़सवारी जैसे उस टाइम से जो 1200 टाइम पे इन्होंने घुड़सवारी सीखी। इन्होंने कोट पैंट जैसे हम देखते हैं जो आदमी जैसे रहते हैं उन्होंने ऐसा रहने का व्यवहार किया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शासन चलाए, लेकिन क्या हुआ, कुछ बड़े अधिकारी जैसे ऐसे थे जो इनके जो शासन को अच्छे सरदार जैसे होते हैं, वो लोग इनके शासन व्यवस्था से खुश नहीं थे कि एक महिला कैसे शासन चला सकती है। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, विद्रोह करके कई षड्यंत्र रच के इनकी हत्या करवा दी गई। तो 1240 में इनकी हत्या करवा दी गई। देखो रजिया सुल्तान के बाद देखो क्या 1240 और बलबन का हम कहते हैं गयासुद्दीन बलबन का 1265, ठीक है। 1265 तक इसका था, तो बलबन का शासन पीरियड यहाँ पर था, ठीक है। तो इसमें बलबन में हम देखते हैं कि वैसे तो देखो 1265 है, लेकिन कहीं में 1266 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, 1266 भी होगा, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में 1265 भी दिए जाते हैं, जैसे आपकी बुक में 1265 दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उनमें 1266 भी दिया गया, ठीक है। तो ये अब 1240 से 66 पर 16 साल का गैप है। आप देख सकते हो कितने टोटल, मतलब 16 नहीं 26 साल का गैप है, देख सकते हो ना, 26 या 25 साल का गैप आप बोल सकते हो। इतना गैप होने के बाद सोचो किसी और ने तो शासन चलाया होगा ना, कोई और तो राजा रहा ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पे किस बारे में, किस राजा के जो बहुत महत्वपूर्ण राजा थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना प्रभाव जो है पूरे समाज में, पूरे देश पर इन्होंने अपना प्रभाव डाला था। तो उन्हीं राजाओं के बारे में, जैसे इनके बीच में रजिया सुल्तान के बाद देखो कौन कौन आया था। रजिया सुल्तान के बाद आए थे न्यूज़ उद बहराम, जो था बहराम, कौन, MUIZ, न्यूज़ उद बहराम, 1240 से 42 तक इन्होंने शासन किया। जो अलाउद्दीन मसूद 1242 से 46 तक उसने शासन किया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद और नासिरुद्दीन फिरोज, जिसमें 1245 से 1245 से लेके 1265 या 66 तक उन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो इस में जो है थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इनके बीच में आगे पीछे जो हमें देखने को मिलता है। उन लोगों ने शासन किया था इतने, तो मैंने 3 राजा के बारे में था। उसके बाद कौन बने थे, तो गयासुद्दीन बलबन, ये बहुत क्रूर राजा थे, कट्टर मुस्लिम राजा आप इन्हें कह सकते हो। इन्होंने शासन व्यवस्था में इन्होंने बहुत सारे लोग, जैसे आप ही में देखो, आप ही की बुक में जो है गयासुद्दीन बलबन के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से थे, गयासुद्दीन बलबन में देखो कैसे, जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की थी, डिवाइन राइट टू किंगशिप, मतलब जो इसके उसमें जो के होगा वही शासन व्यवस्था चला सकता है, आए समझ में। और इन्होंने जो भी इनका विद्रोह करते थे उन सारे विद्रोहियों को इन्होंने चुप करा दिया। आए समझ में इतना टॉपिक, कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद अंतिम राजा, तो इसके बीच में भी कई राजा है, लेकिन जो हम अंतिम के पढ़ेंगे कैकुबाद, ये लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। कैकुबाद को जो खलजी डायनेस्टी में जलाउद्दीन खलजी ने कैकुबाद को मार दिया, और मार देने के बाद कौन से साम्राज्य की स्थापना करी, खलजी डायनेस्टी के साम्राज्य की स्थापना करी। जो साम्राज्य कहाँ से कब तक चला, 1290 से 1320 तक ये चला, मतलब टोटल कितने, सिर्फ 30 सालों तक इन्होंने अपना शासन साम्राज्य का वंश जो संभाल कर रखा। आए समझ में। इसमें तो हमने ये पूरा टॉपिक यहाँ से लेके हम ये पढ़ रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी एक वंश के बारे में हम यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या, खलजी डायनेस्टी, ये कब से आया था, 1290 से 1320 के बीच में आया था, ठीक है, इतने में आया था। और इसके जो प्रसिद्ध राजा में हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत प्रसिद्ध आपने देखा जलाउद्दीन खिलजी के, तो ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी को हम देखते हैं बहुत ही इन्होंने क्या किया था, बहुत ही नए नए तरीके इन्होंने अपनाए, इन्होंने साम्राज्य को बहुत अच्छे से अपना विस्तार किया। आए समझ में इतना, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट करो, फिर उसके आगे को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, अब ये देखते हैं जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी आज ये काम करते हैं, इस वीडियो में पार्ट 1 में जलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 ही मैं इसका लेके आऊंगा सीधा, ठीक है। पार्ट 2 में हम किसके बारे में करेंगे, हम तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा क्या पार्ट 1, ठीक है। तो इस चीज की आप टेंशन मत, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनानी ताकि आप बोर हो जाओ, ठीक है। तो इतना हम कर लेते हैं, इसका जो पार्ट 2 है इसी के बाद हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या है, जलाउद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को मार के अपना एक नया जो साम्राज्य खिलजी डायनेस्टी है उसकी स्थापना करी थी। किसकी, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना इन्होंने यहाँ पर की थी, ठीक है। इसमें 2 प्रसिद्ध राजा थे, कौन थे, जलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना करी, और अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने इस साम्राज्य का विस्तार किया।
इस साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो खलजी डायनेस्टी में मैंने आपको बताया जलालुद्दीन खिलजी थे फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। वो बहुत ही जो है अच्छा राजा था उसका, और जो उसका नेफ्यू जो था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी को मार के शासन किया था। सोचो भाई भाई में नेफ्यू मतलब होता कि कई तरीके से आप दमनाद इन चीज़ों में देखते हैं कि लड़ाइयाँ होती रहती है। ठीक है, तो जो नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी थे वो नेफ्यू थे इसके जलालुद्दीन खिलजी के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी हत्या करी और अपने जो खिलजी साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी थे बहुत अच्छे राजा थे। इन्होंने अपना दिल्ली के सामने एक और सिटी, दिल्ली के सामने जो श्री सिटी थी उनकी स्थापना भी किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखते हैं श्री डैनी का जो अलाई दरवाजा देखते हैं हम, जो कुतुब मीनार के पास जो बिल्कुल सटा हुआ अलाई दरवाजा, उसका भी निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमिकल जो अच्छा था, आर्मी इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। इकोनॉमी में लैंड टैक्स जो है, खाराज जो लैंड टैक्स है उसको भी इन्होंने लॉन्च किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इन्होंने स्पाई सिस्टम जो जासूस है उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छे से। ठीक है, आए समझ में? चलो इस चीज़ को हम समझेंगे। और सुनो, अब मैं क्या है आपको कुछ मैं अभी इसके बाद मैं आपको इन्हीं के बारे में थोड़ी सी इमेजेस के थ्रू भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 1-2 मिनट का और जो बढ़ेगा थोड़ा वीडियो, उसमें क्या है मैं आपको इन सारे इमेजेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इससे संबंधित इमेजेस, राजा इनकी तस्वीर, ठीक है, और कुछ इमेजेस के थ्रू इनका जो मैप है, इन्होंने साम्राज्य कहाँ तक फैलाया था, ठीक है, उसके बारे में भी अब हम मैप्स के जरिए थोड़ा सा समझते हैं। तो आइए अब हम मैप समझते हैं। अब हम मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अल्पतगीन, ठीक है, जहाँ ये कौन है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जहाँ से इस साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी, इसलिए सर्वप्रथम मैंने आपको इनकी इमेज यहाँ पे शो की है। यहीं से सुपतगीन आए, फिर हमने देखा मोहम्मद महमूद आए, फिर मोहम्मद गोरी, तो वो इसी से ही आए थे। इन्होंने ही क्या सर्वप्रथम स्टार्ट करी थी, शुरुआत करी थी इसकी। ठीक है, उसके बाद देखो आपके सामने ये जो मैप आया है, ये मैप हमने देखो 4 मैप है और ये 4 वंश को दर्शाता है। ममलूक डायनेस्टी को ही एक ध्यान रखना कि ममलूक डायनेस्टी को ही क्या गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसे दास वंश भी कहा जाता है और इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके नाम में आप कंफ्यूज मत होना। तो अब इस तरीके से देखते हैं इनका शासनकाल कब तक चला था। देखो आपको दिख रहा है 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। और देखो इसका एरिया ही कहाँ से यहाँ तक था, बस इतना तक ही इन्होंने क्या अपना साम्राज्य शुरुआत की थी। क्योंकि ये शुरुआत की वंश था इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई थी। इन्होंने देखा आपने किस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद है खलजी डायनेस्टी। आप इनका एरिया देख सकते हो, भारत में ये कहाँ पूरे नॉर्थ से लेके अफगानिस्तान, आज वर्तमान पाकिस्तान, सब कुछ इसमें शामिल है। इतना बड़ा इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 2 साम्राज्य का कितना, उसके आगे का भी जो है देखो 2 भी है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। फिर इसके बारे में जो टॉपिक्स हैं हम वो क्या नेक्स्ट वीडियो जो आपकी पार्ट 2 आएगा उसमें हम इनके जो पूरे वंश हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लोधी जो डायनेस्टी क्या है, खिल और तुगलक डायनेस्टी क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके समझाऊँगा। ठीक है, तब तक हम इनके क्या है शासन व्यवस्था को और देख लेते हैं। देखते हैं तुगलक डायनेस्टी हम देखते हैं एक सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी के तौर पे जाना जाता है। आप इसका साम्राज्य देख सकते हो, पूरे भारत में कितना अधिक साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक है, इसमें जो 3 प्रसिद्ध शासक हैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना इसका विस्तार किया, फिरोज़ शाह तुगलक, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बीच जो तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के मध्य में भी एक और डायनेस्टी आती है जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी, लेकिन उसका इसमें इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना साम्राज्य जो है वो स्ट्रगल में ही रहा, जो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 में उसमें की भी बातें मैंने आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी, जो अंतिम डायनेस्टी मानी जाती है दिल्ली सल्तनत में। इसका देखो आप विस्तार, इसका एरिया कम हो गया था, क्यों? क्योंकि इसके शासन तक ही जो साम्राज्य जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा था और नए प्रसिद्ध जो है इसमें आ चुके थे। ठीक है, राज जैसे हम देखते हैं कि दौलत खां हो गया, राणा सांगा हो गया, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बोल रहे थे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उन्होंने विद्रोह कर दिया, बाबर को बुलाया, बाबर ने किस तरीके से इसका पतन किया, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो वो सारे हम क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपके सामने एक कुतुब मीनार की तस्वीर आ रही है, तो कुतुब मीनार आपको दिख रहा होगा। तो ये किसने बनाया था? ये बहुत ही प्रसिद्ध एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसको आज भी हम जाते हैं घूमते हैं, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, आपके सामने इमेज में दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 2 में आपको इस चैप्टर के और डिटेल मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।